आइए हम लोग समझते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है ना। रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। किसी भी कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका जवाब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं, है ना। इस नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे वह कोई भी किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो, है ना, उसके द्रव्यमान में, है ना, उसके द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही उसके द्रव्यमान का विनाश होगा। यानी कि दूसरे शब्दों में इसे कहे तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो वहाँ पर ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 ग्राम यदि अभिकारक है तो वहाँ पर यदि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो बनने वाला उत्पाद जो होगा वह भी 10 ग्राम का होगा, है ना वह 10 ग्राम का 8 ग्राम हो सकता है और ना ही वह 10 ग्राम का 12 या 14 ग्राम हो सकता है, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, केवल इसके रूप में परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए हमने पिछले उदाहरण को देखा कि मैग्नीशियम अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या 1 है और उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यानी कि मैग्नीशियम इस रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित है। लेकिन यदि हमने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन, है ना, इस अभिक्रिया में अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 है और उत्पाद की ओर कितना है, उत्पाद की ओर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या में यहाँ पर कमी आई है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ का विनाश नहीं होता है ना। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 हो गई। तो इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है ना। किसी भी कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो किसी द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है ना, केवल उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करना सीखते हैं कि किस तरीके से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है ना। हम लोग यहाँ पर क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को लिखेंगे और उसे हम लोग संतुलित करने की, यदि वह संतुलित होगी तो वह हमें उसे कुछ भी नहीं करना है। असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी, कंकाली होगी या ढांचा रासायनिक समीकरण होगी तो तब हम उन्हें क्या करेंगे, उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और संतुलित करेंगे, है ना। इससे पहले आपके लिए, है ना, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए यह HW यानी कि होमवर्क के रूप में यह है कि आप लोगों को बताना है कि जो क्रियाकलाप 1.2 है वह संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं, है ना। इसका जवाब आप लोग YouTube के कमेंट सेक्शन में आप हमें हाँ या ना में दे सकते हैं, जिससे हम लोग शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि जिंक की अभिक्रिया, है ना, जिंक जो कि जस्ता होता है
उसकी अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो वहाँ पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निकास होता है। तो हम इस तरीके से जो क्रियाकलाप 1.3 है उसका जो शब्द समीकरण होगा वह क्या होगा, जिंक है ना सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करती है, और चूंकि यहाँ पर दो अभिकारक हैं है ना, दो अभिकारक है तो अभिकारकों के मध्य प्रयोग किया जाता है ना। इसी तरीके से जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का गैस का निकास होता है। तो यहाँ पर दो उत्पाद हैं तो इनके मध्य भी क्या है, धन चिन्ह का हम लोगों ने प्रयोग किया है। हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो तत्व या पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करके हम उन्हें क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो जो जिंक है, जिंक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Zn है ना, और यहाँ पर धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2SO4 है ना, यहाँ पर हमें तीर का चिन्ह लगाना है। और जो जिंक सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है ZnSO4 और यहाँ पर धन चिन्ह है। उसके बाद जो हाइड्रोजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2। तो इस तरीके से हमने क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को की गिनती करते हैं। अभिकारक है ना, ये क्या है LHS, और हमेशा बाईं ओर क्या लिखा जाता है, अभिकारक को, तो ये क्या है अभिकारक। और यहाँ क्या है RHS, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाता है हमेशा उत्पाद। अब हमें इनके तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती करनी है और देखना है कि यह जो रासायनिक समीकरण है यह संतुलित है या फिर असंतुलित। यदि संतुलित होगा तो अच्छी बात है, हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि यह असंतुलित या ढांचा रासायनिक समीकरण यदि होगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे और संतुलित इसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस रासायनिक समीकरण में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या को गिनती करके लिखते हैं है ना। यदि हम अभिकारक की ओर जिंक है ना, यदि हम अभिकारक की ओर जिंक को देखें तो इसकी संख्या कितनी है, 1 है ना। और हाइड्रोजन की यदि संख्या देखें तो यह कितनी है, 2 है। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। इस तरीके से हम यदि देखें तो इस रासायनिक अभिक्रिया में यह जो रासायनिक अभिक्रिया है इनमें अभिकारक तत्वों के कुल परमाणु की संख्या उत्पाद तत्वों के कुल परमाणु की संख्या के बराबर है। यानी कि यह जो रासायनिक समीकरण है वह कौन सी रासायनिक समीकरण है, यह जो रासायनिक समीकरण है वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सी रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। यानी कि इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। यह पहले से ही रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है ना। यह कैसी रासायनिक समीकरण है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। आइए हम लोग दूसरे रासायनिक समीकरण को लेकर उसे संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें दोनों ओर यानी कि अभिकारक तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनना है और उसके बाद उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनना है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि फेरस की संख्या 1 है ना, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है।
इसी तरीके से यदि हम उत्पाद की ओर देखें तो जो फेरस की संख्या है वह कितनी है, 3 है। जो हाइड्रोजन की संख्या है वह कितनी है, 2 है ना। और जो ऑक्सीजन की संख्या है वह कितनी है, 4 है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने से यह पता चलता है कि यह जो रासायनिक समीकरण है वह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण है। इसे हमें संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि यह जो रासायनिक समीकरण है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार नहीं है। इसका तो आइए हम लोग इस रासायनिक समीकरण को हीट एंड ट्रायल यानी कि अनुमान विधि से इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण को सीखने का कोई विशेष तरीका नहीं है। इसे अनुमान विधि, जिसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। सुविधा के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे बड़े पूर्णांक वाले, है ना, जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे पहले हमें उस तत्व या पदार्थ की परमाणु की संख्या को हमें सबसे पहले क्या करना है, उसे संतुलित करना है। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, अब वह जो सबसे बड़ी परमाणुओं वाली संख्या के जो पदार्थ हैं वह अभिकारक के तरफ भी हो सकता है या उत्पाद की तरफ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या वाले पदार्थ है वह है फेरस ऑक्साइड, है ना। क्या है, फेरस ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4 है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, संतुलित करने की कोशिश करते हैं। इसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, है ना। यदि हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन में कितनी है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और यह क्या है, राइट हैंड साइड। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे जितने भी रासायनिक जो सूत्र हैं, है ना, जितने भी रासायनिक सूत्र हैं उन्हें हमें क्या करना है, एक कॉलम में बंद कर देना है ना। इसके अंदर इसके रासायनिक सूत्र में हमें किसी भी प्रकार ही करना है ना, इसके सूत्र में परिवर्तन नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। इधर यदि RHS की तरफ देखें तो जो ऑक्सीजन की संख्या है वह 4 है, और LHS की तरफ जो ऑक्सीजन की संख्या है वह कितनी है, 1 है। यदि हम इस ऑक्सीजन में 4 का गुना कर दे, है ना, कितने का गुना कर दे, 4 का गुना कर दे, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संख्या होगी वह 4 हो जाएगी, जो कि इधर भी क्या है, उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणु की संख्या यानी कि ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या संतुलित हो गई 4 के लगाने से, है ना। यह जो 4 गुणांक में लिखा हुआ है, इसके लगाने से यह जो हाइड्रोजन है यह भी 4 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी इसका 4 से गुना हो रहा है। और यह जो ऑक्सीजन है इसका भी क्या हो गया, इसकी संख्या भी 4 हो गई। तो अब जो दूसरा जो सबसे बड़ी पूर्णांक है वह क्या है, हाइड्रोजन। यदि हम हाइड्रोजन इधर देखें, है ना, अभिकारक के तरफ, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है, जबकि उत्पाद की ओर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हमें क्या करना है, उत्पाद की ओर यदि हम 4 का गुना कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, 4 से यहाँ पर 4 यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर दर्शा देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है वह भी संतुलित हो जाएगा, है ना। अब यदि यहाँ पर देखें तो केवल फेरस यानी कि लोहा ही ऐसा एक तत्व है जो कि अभी भी क्या है, असंतुलित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभिकारक में लोहे की संख्या यानी फेरस जो है वह 1 है, इसकी परमाणु की संख्या, और यहाँ पर उत्पाद में फेरस के परमाणु की संख्या 3 है। लेकिन यदि हम यहाँ पर अभिकारक में यदि 3 का गुना कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि फेरस की संख्या 3 हो जाएगी, और उत्पाद में भी क्या है, इनकी संख्या 3 है। तो हमें यहाँ पर 3 का
गुणांक लिखना है, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फेरस की संख्या 3 हो जाएगी। और इस तरीके से यदि हम इस रासायनिक समीकरण को लिखने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, 3Fe4H2O है ना। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, Fe3O4 और 4H2 है ना। तो इस तरीके से यदि हम गिनकर देखें तो रासायनिक समीकरण जो है, अब यह जो रासायनिक समीकरण है वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को या कंकाली रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। आशा है कि आप लोगों को यह जो हीट एंड ट्रायल मेथड है यह काफ़ी आसानी से समझ में आ गई होगी, है ना। आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, उसके किसी भी पदार्थ के, है ना, किसी भी तत्वों के सूत्रों में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है ना। दूसरा ये कि सबसे बड़ी जो परमाणु वाले जो तत्व होंगे सबसे पहले हमें उसे संतुलित करना है, फिर उससे छोटे वाले परमाणु की संख्या को संतुलित करना है, फिर उससे छोटे वाले परमाणु की संख्या को संतुलित करना है। तो इस तरीके से हमने इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा। यहाँ पर जो Fe3O4 है अवस्था भी हमें पता नहीं चल रही है, जो हाइड्रोजन जो है वह गैस के रूप में होती है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है कि जो पानी है इसकी अवस्था के बारे में पता नहीं है कि यह भाप के रूप में है या फिर द्रव के रूप में है ना। पानी द्रव के रूप में है, तो इसके लिए कई ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो आवश्यक होती है। उनमें हमें क्या करना पड़ता है, उनके हमें भौतिक अवस्था को भी उनके साथ लिखना पड़ता है। यह सभी रासायनिक समीकरण के लिए नहीं होता है। यह जो कुछ ऐसे आवश्यक रासायनिक समीकरण होते हैं, जो महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण होते हैं, उनमें यह लिखा जाता है ना। जैसे कि इस रासायनिक समीकरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर, है ना, इस रासायनिक समीकरण में क्या है, जो यहाँ पर फेरस यानी कि जो लोहा है वह किस रूप में है, ठोस रूप में है। हम लोग ठोस के लिए S का इस्तेमाल करते हैं, द्रव के लिए L का, गैस के लिए G का, और जलीय विलयन यानी कि पानी में घुली हुई पदार्थ के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, AQ यानी कि एक्वस का। तो यदि हम बात करें लोहे की तो लोहा क्या है, ठोस रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर लोहा जो है वह भाप से अभिक्रिया करती है, पानी से नहीं, भाप से अभिक्रिया करती है। इसलिए जो भाप का जो भाप होगा वह किस रूप में होता है, भाप गैस रूप में होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। यहाँ पर सवाल आ सकता था कि यह जो पानी है वह द्रव है, इसलिए L यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन हमें यह जो रासायनिक अभिक्रिया है वह महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है ना। इसमें हमें वास्तव में बताना पड़ेगा कि यहाँ पर पानी का इस्तेमाल भाप के रूप में किया गया है या फिर द्रव के रूप में। तो यहाँ पर जो फेरस की अभिक्रिया हुई है वह भाप के रूप में पानी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर भाप यानी कि गैस के लिए G का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो फेरस ऑक्साइड है ना, यहाँ पर यह क्या है, ठोस रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, S देंगे, है ना। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है ना, गैस के रूप में, इसलिए हम इसे यहाँ पर G का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को और भी ज्यादा सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम इन भौतिक अवस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें प्रतीक के रूप में यहाँ पर हमें निरूपण करना पड़ता है, जिससे हमें और भी ज्यादा यहाँ पर समझने में आसानी होती है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या रासायनिक समीकरण होती है
जिनके क्या करने पड़ते हैं, जिनकी अवस्थाओं को हमें बताना पड़ता है ना। यदि हम इस रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर फेरस है ना, लोहा है, और वह जल है ना, जल से अभिक्रिया करती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इससे हमें यदि हम केवल H2O लिख देते हैं तो इससे हमें केवल यह समझ में आता है कि जो पानी है वह द्रव में होगा, है ना। और तो आइए हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे भी रासायनिक समीकरण होते हैं, है ना, महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण होते हैं जिनमें हमें परिस्थितियां, है ना, परिस्थितियां क्या हो सकती है, ताप, दाब, उत्प्रेरक, है ना, उत्प्रेरक आदि, यह सब क्या हो सकती है, आदि, यह सब परिस्थिति हो सकती है ना। कई बार हमें क्या है, इन सभी इन परिस्थितियों का भी हमें यहाँ पर जिक्र करना पड़ता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में। तो आइए कुछ ऐसे ही रासायनिक समीकरण को हम लोग देखते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, गैस के रूप में होती है ना। इस कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ 440 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर मिथेनॉल, है ना, मिथेनॉल का निर्माण होता है। यह क्या है, मिथेनॉल, यह जो मिथेनॉल होती है यह काफ़ी खतरनाक होती है। कि हम लोग, है ना, हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वह क्या करता है, पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, उसके पत्ती में मौजूद है ना। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों के पत्ती में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है ना, क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल, है ना। उसकी सहायता से, है ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और यह पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से पानी को खींचते हैं, तक पानी पहुंचाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी रंध्र के माध्यम से कहाँ चला जाता है, पत्ती में चला जाता है। यानी कि यहाँ पर पानी क्या है, पानी, है ना, इस द्रव में गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जलीय विलयन क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करती है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल की सहायता से, सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से, तब वहाँ पर हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चूँकि ग्लूकोज क्या है कि जलीय विलयन के रूप में मौजूद, इसलिए हम लोग इसके सामने एक्वस यानी कि AQ लिखे हैं। उसके फलस्वरूप वहाँ पर एक जल का निर्माण होता है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, और वह रंध्र के माध्यम से भाप बनकर बाहर वातावरण में मिल जाता है। इसके पश्चात ऑक्सीजन गैस, बहुत ज़रूरी चीज़, ऑक्सीजन गैस का पेड़ पौधे क्या करते हैं, निकास करते हैं, जिसे फिर से हम लोग श्वसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पेड़ पौधे में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना। क्या करती है, पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया कराती है। तो इसके फलस्वरूप ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जल का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जल जो है वह रंध्र के माध्यम से बाहर हमारे वातावरण में मिल जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वह बाहर निष्कासित होता है, जिसे हम लोग पुनः क्या करते हैं, उसका ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से हमने रासायनिक समीकरण को देखा, समीकरण को संतुलित करना सीखा, है ना। हम लोगों ने असंतुलित रासायनिक समीकरण
कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण को देखा और इसे सीखने की कोशिश की। और भौतिक अवस्थाओं के साथ हमने क्या किया कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने की, यहाँ पर लिखना भी सीखा। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, है ना। रासायनिक अभिक्रिया का उनके संकेतों, है ना, उनके संकेतों व सूत्रों के माध्यम से निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम उनमें उपस्थित तत्व या पदार्थों के, है ना, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ उपस्थित होगा या तत्व उपस्थित होगा, उन तत्वों के या उन पदार्थों के संकेत या सूत्रों का निरूपण, है ना, उनके सूत्रों को लेकर हम यदि उसको निरूपित करते हैं, यदि उसे लिखते हैं, तो ऐसे निरूपण को ही क्या कहा जाता है? ऐसे निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है ना। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जल का निर्माण किस तरीके से होता है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण यानी कि H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं कि हमेशा LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्या होता है? अभिकारक होता है, और दूसरे साइड यानी कि RHS की ओर हमेशा क्या होता है? उत्पाद को लिखा जाता है ना। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए इनके बीच हम लोग क्या लगाते हैं? इनके बीच हम लोग तीर का निशान लगाते हैं, है ना। दो अभिकारक के बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से यदि दो उत्पाद भी होते तो उनके मध्य भी हमें क्या लगाना पड़ता? उनके मध्य भी हमें धन चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता।